Hello guys, so this is our first class on algebra revision. First of all, I want to apologize that I'm not able to come live regularly just because I'm a bit under the weather. ठीक है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए I'm not able to come live regularly, but I'm getting better, so we'll start our live sessions as soon as possible. ठीक है, so यहाँ पे भी I'll try to go as slow as possible and whenever you have a question, please post the questions इन द कमेंट सेक्शन। और आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है, जिनके पास नहीं है मैं आगे क्लासेस में क्लास के आगे जब बीच में पहुंचेंगे वहाँ पे आई विल बी शेयरिंग द टेलीग्राम आईडी एज वेल। ऑलराइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑन अलजेब्रा रिविजन्स। ना कैट जो है जस्ट राउंड द कॉर्नर है, ठीक है सॉरी, सो कैट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। सो मुझे जो लगता है कि अलजेब्रा में जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए या फिर उन चीज़ों को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक में लूँगा पहले सिंपल इक्वेशंस, है ना, या सिंपल इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशंस में भी पढ़ दें। ठीक है, और दूसरी जो हम लेंगे वो लेंगे स्पेशल इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिंपल इक्वेशंस एंड स्पेशल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, सो आई ट्राई टू गो एज स्लो एज पॉसिबल। तो जहाँ पे भी कोई भी डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो एंड वहीं से हम लोग चीज़ों को पिकअप कर लेंगे। ठीक है, और आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए या फिर टेलीग्राम आईडी पे भी अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आई कैन डिस्कस दी क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज दीपक जरियाल and I'm an MSc Physics and MBA from Symbiosis. I've been scoring more than 99 percentile in the section that I teach, which happens to be quantitative aptitude and data interpretation and logical reasoning as well. So I've been teaching since 2006 and I've been giving CAT since 2007. So it has been 14 plus years of my teaching experience. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू गेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स and having them qualify and getting to their dream colleges, what you have to do is just have to go to the Play Store and download the Unacademy Learning app. जब डाउनलोड करेंगे तो अगर आप पहली बार ऐप पे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस एक बार अटेंड करके देखिए। आई एम रियली सॉरी। सो एक बार जैसे आप ये अटेंड करेंगे फ्री कोर्सेज स्पेशल क्लासेस, तो यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरफेस, किस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है काम करता है, आपको वो समझ में आ जाएगा। देन यू कैन मूव टू प्लस। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, जैसे आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन चाहिए या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर आप एडमिशन्स देख रहे हैं कॉलेज में, तो आप जो है प्लस पिकअप कीजिए, क्योंकि प्लस में बेनिफिट ये है कि आपको जो चीज़ें वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई जाती हैं। इट इज़ टॉट एज अ कोर्स। कोर्स से मेरा मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे यूट्यूब पे भी या फिर चीज़ें थोड़ी सी रैंडमाइज्ड हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक का ये टॉपिक यहाँ से कर लिया, अलजेब्रा का टॉपिक यहाँ से ये कर लिया। बट जब मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ें चाहिए होती हैं कि यार कोई कोई चीज़, कोई मिसिंग लिंक नहीं बचना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं कहता हूँ कि सीरियस प्रिपरेशन, कि आप फ्रॉम एक ए टू जेड आप पूरा हर चीज़ कवर करते हो, राइट फ्रॉम द बेसिक टिल द एडवांस टॉपिक, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेम टॉपिक। इसलिए मैं कह रहा था कि आप प्लस पिकअप कर सकते हो जैसे आप एक सीरियस कैंडिडेट बन जाते हो। ठीक है, तो कैट वुड बी योर प्रीफर्ड कोर्स ना। कैट जो है लोग को कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कैट में, कैट के लिए प्रिपेयर करते करते बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या, लेट्स से जैट, आईएफटी, स्नैप, है ना, आपका ये हो गया महाराष्ट्र सीईटी, है ना, इन एग्ज़ाम्स के लिए क्या करेंगे। ठीक है ना, हम बेसिकली आपको ये बात समझनी है कि ऑल्दो कैट के लिए आप पढ़ रहे हैं, बट कैट में फ़ायदा ये है, या इनफैक्ट अगर आप इन सारे एग्ज़ाम्स की बात करूं तो इन सब एग्ज़ाम्स में तीन जो सेक्शंस हैं वो बड़े कॉमन है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ये जो तीन सेक्शंस है ना, ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर आप कैट के लिए सब चीज़ें पढ़ते हैं तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो तीन सेक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती हैं, बिकॉज जो कैट में जो रेंज है ना इन टॉपिक्स की वो बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक सिर्फ स्पीड कैलकुलेशन पूछते हैं या फिर सिर्फ ज़्यादा ज्योमेट्री पूछते हैं या फिर सिर्फ ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है। सो जो रेंज ऑफ टॉपिक्स है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एवरी रेंज ऑफ टॉपिक इज इजीली कवर्ड। ठीक है, बट जो ऑनेस्टली जो जैट में और इन सब एग्जाम्स में जो थोड़ा सा जो डिफरेंसेस है आपको बता देता हूँ। जैट में एक अलग से सेक्शन आता है डिसीजन मेकिंग, आईएफटी में जीके आता है, स्नैप में भी पहले जीके आता था, अब जीके नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र सीईटी में एक नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको विजुअल रीजनिंग भी कहते हैं,
ठीक है। ये जो सेक्शंस हैं, ये 3 सेक्शन जब आपके कवर हो जाते हैं ना, ये मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जाम बनाते हैं। इन सेक्शंस के लिए हार्डली मुझे ना 2-3 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, जीके ऑनेस्टली 1-2 हफ्ते में तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट हैज़ टू बी ए ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि जीके का मतलब ये होता है कि सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपको चीज़ें, लेकिन उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू नो, क्योंकि हमको ना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है आईएफटी में भी। तो जीके का सेक्शन कट ऑफ कैसे क्लियर करें, उसके लिए भी आई टेल यू द सोर्सेज एंड आई ऑल्सो टेल यू दी किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। बट मेरा सजेशन, अगर आप जैसे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आईएफटी एडमिशन्स देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो है ना अभी से स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड जितने भी आपके करंट अफेयर्स जो आपको बढ़ाने में मौका मिले, तो वहाँ पे आप अपने आप को करंट अफेयर्स में अपडेटेड रखें, ठीक है। नाउ कैट जो होता है वो होता है नवंबर में, ठीक है। कैट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। जैट हो रहा है जनवरी में, जनरली भी जनवरी में होता है। इस साल आईएफटी भी जनवरी में, आई होप सबको पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, 24 जनवरी को आईएफटी है। स्नैप 2 मंथ में स्प्लिट किया है, दिसंबर एंड जनवरी में, ठीक है। जनरली वो होता था दिसंबर में। महाराष्ट्र सीटी होता है मार्च में। आप ये टाइमलाइंस ध्यान रखिएगा, इस नवंबर में कैट है, महाराष्ट्र सीटी होता है मार्च में, और ये लास्ट एमबी एंट्रेंस एग्जाम है अपनी पूरी प्रिपरेशन का। तो क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है, तो मुझे ना, क्योंकि यार कैट में या एमबी एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा एक बैकअप मिल जाती है ना, कि गॉड फॉरबिड अगर कैट खराब हो गया तो you'll have other entrance exam like ZAT, like IFT, like SNAP, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इनमें जो कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रिलियंट कॉलेजेस, ठीक है। तो हमेशा एक बैकअप आपको मिल जाता है एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है। उनकी टाइमलाइंस भी अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्स एक ही दिन है, ठीक है। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पिकअप करना है मैं बता देता हूँ। कि अगर आप कैट 2021 देख रहे हैं, इफ यू लुकिंग एट कैट 2021, देन मेरा सजेशन होगा यू नीड टू लुक एट 24 मंथ्स अ कोर्स, क्योंकि 24 मंथ्स अ कोर्स जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप फिलहाल आप वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर से नेक्स्ट ईयर नवंबर तक 1 साल, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक लगभग जो है आपको साथ में रहना है, ठीक है, हमारे साथ में रहना है। और उसके बाद मार्च के बाद आपका ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज़, अपना WAT सेशंस, इसके लिए भी आपको साथ में रहना है, ठीक है। तो इसलिए हम रिकमेंडिंग 24 मंथ्स का कोर्स फॉर कैट 2021 एस्पिरेंट्स, ताकि मैं जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि A to Z सारा प्रिपरेशन जो है ईजिली कवर हो जाए, ठीक है। नाउ इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पिकअप करते हैं, आपको 10% इंस्टेंट ऑफ चाहिए, तो कैन यूज़ द कोड DJ10। आप ये कोड यूज़ कीजिए, यू विल बी गेटिंग एन इंस्टेंट 10% ऑफ, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन प्लस, जो स्टार्ट ज्वाइनिंग एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी कैट 2021 के बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जैसे आई माई सेल्फ हैव लॉन्च्ड अ वीकेंड कोर्स ऑन अरिथमेटिक से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वीकेंड कोर्स ऑन अरिथमेटिक से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है गाइस। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। और मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे पिकअप किए, और मैंने जैसे बताया था कि सिंपल इक्वेशंस और स्पेशल इक्वेशंस को लेके मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स पिक इट अप, ठीक है। तो आई होप एक काम करिए कि यू पॉज द वीडियो, ठीक है। आप पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई द क्वेश्चंस एंड देन यू कम बैक एंड देन विल डिस्कस द क्वेश्चंस। आई होप एवरीबडी हैड पॉज द वीडियो एंड सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपना आंसर्स मैच कर सकते हैं यहाँ पे। आंसर्स मैच करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कि आपको लगता है कि सर क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे मैंने आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो वी हैव अ क्वेश्चन, बोलता है अहमद ब्रॉट 2 varieties of chocolates, bars of 2 varieties of chocolates. The first variety cost ₹9 per bar and the second variety cost ₹11 per bar. He paid a total of 227 for his purchase. How many different combinations are possible for his purchase? ठीक है ना, लुक एट दिस। सो वीव गॉट यार 2 अलग अलग वैराइटीज। तो पहले मैं एक्सप्रेशन बनाने की सोचता हूँ, तो मतलब मैं कहता हूँ फर्स्ट वैरायटी के मान लीजिए x नंबर ऑफ बार्स खरीदे उसने, तो 9 रुपीज़ पर बार के हिसाब से 9x क्या बन जाएगा, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। वहीं पे y जो है नंबर ऑफ बार्स खरीदे सेकेंड टाइप के वैरायटी का, और उसके कॉस्ट कितनी है, 11 रुपीज़ पर बार। सो 9x प्लस 11y क्या बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू कितना, 227, ठीक है। नाउ 227 बन गया। नाउ अपने x और y पे थोड़ा ध्यान दीजिए, x और y है क्या।
ना एक्स और वाई क्या है, दीज आर नंबर ऑफ बार्स ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट बार ना। नंबर ऑफ बार्स जो है यार, वो नंबर जो है वो कभी भी ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने -2 चॉकलेट्स खरीदे ऐसा तो नहीं कहेंगे ना आप। या फिर वो कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता ना, इट कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, है ना, कि भाई लाला जी आधी चॉकलेट देना या 1.5 चॉकलेट देना, इट कैन नॉट बी इन डेसिमल। सो ऑफ कोर्स मुझे क्या समझ में है, एक्स एंड वाई है ना जो है, बोथ आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और डेसिमल नहीं है यानी कि क्या है, इंटीजर्स है। यानी कि डेसिमल नहीं है तो क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मेरे से सवाल पूछता है, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर दिस परचेज, यानी कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कैन यू गेट, क्योंकि एक्स और वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ना। तो जितने अलग अलग तरह के आप बार्स खरीद पा रहे हैं, उतने अलग अलग तरह के आपके कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे। तो वहाँ पे एक्स एंड वाई जो रिप्रेजेंट करता है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स को, और एक्स एंड वाई के आपको अलग अलग वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल से कहानी है गाइस, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली स्ट्रेट अप पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, सो मैं इसको पहले हटा रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। नाउ लुक एट दिस, है ना। सो वी गॉट 9x प्लस 11y इज इक्वल टू 227। ठीक है, सो मैं यहाँ पे x और y की इंडिपेंडेंट वैल्यूज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो एट बेस्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि कैन आई से दिस y इज इक्वल टू 227 माइनस 9x बाय 11, है ना, एक ही बात है। तो अभी यार हमको x और y की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज चाहिए थी, मतलब y हमको इंटीजर चाहिए, राइट, डेसिमल में नहीं चाहिए। तो कैन आई से ये पूरा जो नंबर है ये अपना नंबर 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 11। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 227 माइनस 11y बाय 9, एक ही बात है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो मतलब अगर मुझे x इंटीजर चाहिए, यानी कि पूरा नंबर 227 माइनस 11y शुड बी डिविजिबल बाय 9, है ना। तो कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं किस में रखूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो ऐसे रहने देते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, कैसे रखें बताइए। चलो फिर सोचते हैं, चलो ऐसे रहने देते हैं, जो मैंने दूसरा केस लिया। ठीक है, ऐसे रहने सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन चलो ऐसे कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है 227 माइनस 11y/9। यार कई लोग बहुत उनका अरिथमेटिक स्ट्रांग होता है, तो यहीं पे कुछ सोचना शुरू कर देते हैं कि 227 माइनस 11y जो है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। सो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो यार 11 की वैल्यू क्या रखी जाए, अगर आप सॉरी y की वैल्यू क्या रखी जाए। तो अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे हैं तो भी इसको काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 227/9 माइनस 11y/9, है ना। तो आप देखिए 227/9 रिमाइंडर कितना होता है, इट इज़ 2। 227 तो 9 से डिवाइड नहीं होता ना, 9 2 ज़ा 18, 47, 9 5 ज़ा 45, रिमाइंडर कितना हो गया 2। तो यार यहाँ का भी रिमाइंडर 2 होना चाहिए, तभी तो 2 माइनस 2 0 बनेगा ना। रिमाइंडर 0 यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा ना 9 से, है ना। कभी भी किसी नंबर को मैंने 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, यानी कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि वो x इंटीजर बनेगा तभी। तो यहाँ से रिमाइंडर 2 आया, यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तभी जाके रिमाइंडर 2 माइनस 2 0 बने, ओवरऑल रिमाइंडर 2 माइनस 2 0 बनेगा। आई होप ये गेटिंग दिस। जैसे फिर आप, जैसे अगर आप कई लोगों को कुछ कन्फ्यूजन, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि छोटा नंबर लेते हैं, 15 माइनस 2x डिवाइड बाय 6। एक्स क्या रखें ताकि ना 6 से ये पूरा नंबर 15 माइनस 2x 6 से डिवाइड हो जाए, एक्स क्या रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं। अगर आप x1 रखेंगे तो 15 माइनस 12 13 हो जाएगा, x2 रखेंगे तो 15 माइनस 4 11 हो जाएगा, x3 रखेंगे तो 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, x4 रखेंगे तो 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, x5 रखेंगे तो 15 माइनस, x6 रखेंगे तो क्या बनेगा 12, 15 माइनस 12 नहीं बनेगा ना। तो इस 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलो कुछ और सोच सकते हैं, और क्या रखें इसको, x माइनस
3 रख सकते हैं क्या? -3 तो 15 + 21 नहीं बनेगा, x -4 माइनस +8 यानी कि 23 -5 10 20 -6, या चलो कुछ और नंबर लेते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट टेक 6, ईजी कर देता हूँ इसको 4, ठीक है। तो क्या रखें? 15 - 2x शुड बी डिविजिबल बाय 4, क्या रखें? तो 15/4 रिमाइंडर, देखो 6 से सोचने में कोई इशू था नहीं, क्योंकि उसमें भी आ जाता आंसर, पर थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता, बट यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो 15 - 2x/4, सो तो क्या रखें x, ताकि जो नंबर 15 जो है 15 - 2x 4 से डिवाइड हो जाए। तो x अगर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 13, x2 रखेंगे तो क्या बनेगा? 4, x3 नहीं बन रहा यार, तो क्या करें, कुछ और रखें? मुझे लगता है कि कुछ नंबर में, कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो रही होगी। ओके, लेट्स ट्राई टू कीप इट बाय, हमेशा प्राइम नंबर 3 में 6, चलो 9 करेंगे, 9, चलो 9 ही कर लेते हैं, यहाँ पे 9 लिया था ना। सो 15 माइनस, यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ, अगर इफ़ आई कीप x एस 3, सोचते हैं, तो 15 - x अगर 3 रखेंगे तो 15 - 6 कितना होगा? 9, तो 9/9, हाँ भाई, यहाँ से x 3 रखेंगे तो ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, मैं बात समझ गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सोचना, देखिए कितना मुश्किल हो रहा था, तो उसी को अगर काम को आसान बनाना, तो ऐसे सोच सकते हैं क्या गाइस, कि 15/9 माइनस 2x/9 कर लेते हैं। तो 15/9 रिमाइंडर कितना है भाई? 15/9 रिमाइंडर कितना है? 6। सो 2x/9 भी अगर रिमाइंडर 6 हो जाए, तभी तो 6 - 6 रिमाइंडर 0 बनेगा ना, है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर x 3 रखा जाएगा तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, एंड 6/9 रिमाइंडर 6 होगा, एंड 6 - 6 रिमाइंडर 0 बन जाएगा, यानी कि पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा इफ़ आई कीप x = 3। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल ने आपकी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। गाइस डोंट वरी, उस केस में आपका आंसर डेफिनेटली आ ही जाता, जो मैंने 4 और 6 लिया, कुछ ना कुछ बड़ा करके आ ही जाता, ठीक है, बट हम लोग बात सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अभी मेरे पास ये है कि आपका जो नंबर है 11y - 9, आपका नंबर रिमाइंडर 2 देना चाहिए, तो 11y/9 रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो y क्या रखें? अब दिख रहा है यार 11/9 रिमाइंडर 2 है, तो ऑब्वियसली y कितना रखना चाहिए हमें? 1। तो हमें पहली वैल्यू ऑफ y कितना आ गया? 1, y1 आ गया। तो अभी यार x कितना होगा, हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। जब y1 है तो 227 - 11 हो जाएगा, तो 227 - 11 कितना होगा? 216। सो 216 डिवाइड बाय 9 कितना होता है? 9 2 18, 9 4 36। सो x is 24 एंड y is 1, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, यस और नो। अब यार नेक्स्ट वैल्यू सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता चुका था, इसका पैटर्न होता है कि यार अभी अगर हम, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा है, तो x बढ़ेगा तो y क्या होगा? कम होगा, या y बढ़ेगा तो क्या होगा? x कम होगा। अभी आप x को बढ़ाते हैं तो y कम हो जाएगा, लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा ना फिर, तो y मैं कम नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y को बढ़ाना पड़ेगा। अगर y बढ़ाता हूँ तो x ऑटोमेटिकली कम होगा, लेकिन वो कैसे कम होगा, दैट ऑल्सो यू नो। तो हमको पता है कि y कैसे बढ़ता है, y वुड इंक्रीज विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो y जो बढ़ता है वो x का जो कोएफिशिएंट है उसके कॉमन डिफरेंस में बढ़ता जाता है। सो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y वुड बी हाउ मच? 1 + 9, दैट वुड बी 10, एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y वुड बी 10 + 9 वुड बी 19, इस तरह से बढ़ता जाएगा। वहीं पे x क्या होता जाएगा? इस कम होता जाएगा। x कितने से कम होता जाएगा? x कम होता जाएगा विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। सो कितना हो गया? 24 है फिलहाल, तो 11 से कम होता जाएगा। सो -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। आगे नेक्स्ट 11 कम करें तो कितना बन जाएगा भाई? ये 2। अभी इससे आगे आप कम कर सकते हो क्या गाइस? इसके आगे अगर मैं y को बढ़ाता हूँ तो x जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमको पता है कि x एंड y दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो 3 जो मेरे को कॉम्बिनेशंस आए, इन्हीं कॉम्बिनेशंस में वो चॉकलेट के बार्स खरीद सकता था। आई होप इट इज़ क्लियर गाइस, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं हुआ है, कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज पोस्ट द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो, एंड यू नो एज सुन एज यू ट्राइड द क्वेश्चन, आप इसका आंसर चेक करके मुझे देख लीजिए।
ठीक है, आई होप एवरीबडी हैड पॉज द वीडियो. क्वेश्चन इज सिंपल. 13x minus 11y is equal to 43 where x is a positive integers, where x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y. फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y. ना यार सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था कि यार x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर ये वाली जो स्टेटमेंट है अगर नहीं होती, अगर यहाँ पे नहीं होती, तो मैंने आपको बताया था कि 13x minus 11y is equal to 43 में द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y जो होगा ना, अगर बीच में माइनस साइन लगा है, अगर बीच में माइनस साइन लगा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ x एंड y वुड बी कितना, इन्फिनिटी हमेशा, है ना. नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कितना जाएंगे, x एंड y कितना जाएंगे, इन्फिनिटी. ठीक है ना. लेकिन उसने मेरे को बोल दिया कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है भाई, लेकिन जब x पॉजिटिव इंटीजर है, अगर x पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या y भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या y भी इंटीजर होगा. ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि x की हर एक इंटीजर वैल्यू पे y जो होगा वो कुछ ना कुछ इंटीजर मिल ही जाएगा. आर यू गाइस गेटिंग इट. जैसे कि आप चेक कर सकते हैं 13x माइनस 11y इज इक्वल टू 43 है मेरे पास. ठीक है, तो सिंपल बनाने के लिए मैं क्या लिखूँ, दिस इज x इज इक्वल टू 43 प्लस 11y बाय 13. ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना. जैसे कि हमको सिर्फ ये कहा गया है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर तो आप सोचिए ना कि अगर मैं x यहाँ पे मेन फंक्शन में x यहाँ 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, 13. तो 43 माइनस 13 कितना होगा, 43 माइनस 13 हो जाएगा 30. तो क्या माइनस 11y डिवाइड इज इक्वल टू 30, तो क्या y इंटीजर आएगा, नहीं ना. तो y कैन बी एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, y कैन टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो. y can be integer and x also has to be an integer. Are you guys getting it? So can I say guys, क्या किसी, या फिर उल्टे तरीके से सोचा जाए तो क्या किसी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y पे क्या x इंटीजर बन सकता है, क्या किसी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y पे x इंटीजर बन सकता है. जैसे आप देखिए 43 प्लस 11y बाय 13 है, राइट. सो 43 प्लस 11y बाय 13 है. यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास अगर मैं y कुछ भी रख दूँ, जैसे कि आप दिख रहा है 43 बाय 13 जो है यहाँ पे, अब देखिए हर वैल्यू ऑफ दिस वन पे, मतलब हर वैल्यू ऑफ y पे आपको जो है हमेशा x इंटीजर मिलना चाहिए. किसी भी वैल्यू ऑफ y पे आपको x इंटीजर मिलना चाहिए. तो मैं सोच रहा था कि y क्या हमेशा इंटीजर ही होगा. ठीक है, क्या y हमेशा, x हमें इंटीजर दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, लेकिन क्या उसकी वजह से y हमेशा इंटीजर ही होगा. ठीक है, या फिर y कैन बी सम फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो. तो यहाँ पे जो है मेरे पास आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप थोड़ा रैंडम भी सोच सकते हैं, जैसे कि 43 प्लस वट इज डिविजिबल बाय 13. सो 43 प्लस मेरे 52 इज डिविजिबल बाय 13 होता है. सो 52 बनाने के लिए इसको 9 बनाना पड़ेगा. तो कैन वी से y इज इक्वल टू 9 बाई 11. अगर y इज इक्वल टू 9 बाई 11 रखता हूँ तो 9 बाई 11 यहाँ पे रखते हैं तो ये 11 कैंसिल होगा, बचेगा 9. एंड 43 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई 13, x इंटीजर बन जाएगा, वो भी 4 बनेगा. तो इसमें जो y की जो वैल्यूज़ आ रही है ना गाइस, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही है. ठीक है, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही हैं. सही बात है, y की हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना, या इन पॉजिटिव या फिर इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं. क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 13x माइनस 11y, बीच में यहाँ पे माइनस साइन लगा है, यानी कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग लाइन. ठीक है, इंक्रीजिंग लाइन, इस तरह की लाइन है वो. ठीक है, यानी कि वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगी ही आएगी. अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगी ही आएगी, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है दोनों x एंड y क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x एंड y क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो मुझे ना x क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. तो आपको बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं. आर यू गाइस गेटिंग इट. तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, इन्फिनिटी. आई होप इट इज क्लियर. तो एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ.
मैं कह रहा था कि जब भी मेरे पास बीच में माइनस साइन लगा है, बीच में माइनस साइन लगा है 13x माइनस 11y इज इक्वल टू 43, बीच में अगर माइनस साइन लगा है तो आपको पता है कि लाइन जो है वो ऐसी लाइन है जो थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है। सही बात है। तो उसमें कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, डायरेक्टली आप हमेशा बोल दीजिए इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अगर उसको सोल्यूशन चाहिए तो कुछ ना कुछ उसको रेंज देनी पड़ेगी, आपको वो लिमिट देनी पड़ेगी ना कि यहाँ से यहाँ के सोल्यूशन निकालिए। समझ में है मेरी बात? तो अगर बीच में माइनस साइन लगा है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ये हमेशा क्या होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। आर यू गाइस गेटिंग? इसको हम लोग एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपके साथ कर देता हूँ। we've got 13x minus 11y is equal to 43 where x is a positive integer. Find the number of possible values of x and y where x lies between 16 and 41. x lies between 16 and 41. so बहुत ही सिंपल सा केस हो गया। अभी मेरे को पता है कि लाइन कुछ ऐसी होगी जो आपके फर्स्ट थर्ड से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती होगी। तो x जो है मान लीजिए 16 है और यहाँ पे 40 है, तो इसके बीच में ही जो भी वैल्यूज आपको लाई कर रहे हैं वही आपको निकालनी है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आपको निकालनी है। ठीक है, कितनी होंगी? तो क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपने अभी आप एक्सप्रेशन ऐसे बना सकते हैं y इज इक्वल टू 13x माइनस 43 डिवाइडेड बाई 11, है कि नहीं? अभी जो है, अभी आपको पता है कि x क्या हो सकता है, 16 और 40 के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप क्योंकि यार y कुछ भी हो सकता है ना, अभी x के बारे में हमको बस इतना दिया हुआ है कि x शुड बी बिटवीन 16 एंड 40 और दैट टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो यार कुछ ना कुछ x रखेंगे, कुछ ना कुछ y मिलता जाएगा आपको। ठीक है, तो कितने वैल्यूज ऑफ x रख सकते हैं? 16 से लेकर 40 तक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं बनाया है, यानी कि आप सिर्फ 16 से आगे और 40 से नीचे, यानी कि 17 से लेकर 39 तक वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, तो 17 से लेकर 39 तक कितने वैल्यूज होते हैं गाइस? तो 17 से लेकर 39 तक कितने वैल्यूज होते हैं? कितने हो गए यार? 17 से लेकर 39 तक ऑफकोर्स यहाँ पे हो गए हैं 23 सॉल्यूशंस, राइट? तो वो थोड़ी मांग रहा है कि पॉजिटिव उसको इंटीजर सॉल्यूशंस ही चाहिए, तो ऑफकोर्स जितने भी आप वैल्यूज ऑफ x रख सकते हैं उतने वैल्यूज ऑफ y आपको मिल सकते हैं। तो और आपको क्योंकि x पॉजिटिव इंटीजर चाहिए रखना है, तो x जितने भी आप इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं 16 से लेकर 40 तक, यानी कि 17 से लेकर 39 तक, क्योंकि 16 एंड 40 शुड नॉट बी इंक्लूडेड ना, तो 17 से लेकर 39 तक कितने वैल्यूज हो सकते हैं? 23, विच इंक्लूड 17 एंड 39 एज वेल। ठीक है, तो इतने सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल। सो प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन एंड देन विल कम बैक। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। सो वी हैव अ क्वेश्चन जहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा है। अब बोल रहा है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 84, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस फॉर x एंड y आर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट जीरो हो सकता है, जीरो एंड पॉजिटिव। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ पे? जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो मेरे पास है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y आर हाउ मेनी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरे पास है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 84। अब मैं ये कह रहा था कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा है तो लाइन जो है यहाँ से यहाँ जा रही होगी, है ना, जो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट तक जा रही होगी, तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए होंगे। तो ऑफकोर्स फाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, फाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये सब आपको लिखवाया हुआ है मैंने। ठीक है, वो कौन से सॉल्यूशंस होंगे आई होप सब लोगों ने फाइंड भी कर लिए होंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ। तो y इज इक्वल टू 84 माइनस 3x बाय 7, है ना। सो अभी मुझे ना ये पूरा नंबर जो है 84 माइनस 3x जो है शुड बी डिविजिबल बाय 7, और x क्या हो सकता था? नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए। x मतलब जीरो हो सकता था, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कैन आई कीप x एज जीरो? आई थिंक येस वी कैन कीप x एज जीरो। x जीरो रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 84 बाय 7 आप जानते हैं बन जाएगा 12। तो x जीरो है तो y ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? 12। अभी बीच में प्लस साइन लगा है, यानी कि x बढ़ेगा विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 7 एंड y कम होगा विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3।
तो x बढ़ाना है ना हमने, तो x बढ़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x वुड बी 7 एंड यहाँ पे y वुड बी डिक्रीजिंग विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y वुड बी 9। यहाँ पे x नेक्स्ट क्या होगा गाइस, अपना 14, यहाँ पे इट वुड बी 6। गाइस मेरे से नंबर ऑफ पूछा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है ना, तो कौन से हैं वो थोड़ी पूछ रहा है, तो कौन सा वेरिएबल x और y में से कौन सा वेरिएबल हमको लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। गाइस देखिए x तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, y जो है कम होता जा रहा है, लेकिन तो कम हो रहा है तो मुझे ये एक लिमिट प्रोवाइड कर देगा कि भाई कम होते होते ना नेगेटिव मत हो जाना। तो हम लोग सिर्फ x को छोड़ते हैं और y पे ध्यान देते हैं, तो y जो होगा 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3 और 3 के बाद क्या हो जाएगा 0, और 0 के आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस वुड बी 5। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन सबको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे द नंबर, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए भाई, तो 1/x प्लस 1/y शुड बी इक्वल टू 1/11, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने ना तरीका भी समझाया था, बट आपको मैं फिर से पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पे कहानी। सो अगर मैं लिखूँ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n में ना, तो हम लोग एक बात समझते हैं कि x जो है पक्का और y जो है पक्का n से ज़्यादा होगा। x एंड y दे बोथ आर ग्रेटर देन n। सही बात है ना इस, क्योंकि x बड़ा होगा तभी तो 1/x छोटा होगा ना। अगर x बड़ा है वैल्यू n से, तभी तो 1/n से छोटा होगा, और दो छोटे नंबर मिलके एक बड़ा नंबर बनाते हैं। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ x जो है n से a यूनिट ज़्यादा है और y जो है n से b यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n प्लस a प्लस 1/n प्लस b इज इक्वल टू 1/n। अभी आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो व्हाट वी गेट गाइस, सो 2n प्लस a प्लस b, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर n हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को यहाँ लेके आ जाते हैं। सो n स्क्वायर प्लस a प्लस बी एन प्लस ए बी। सो a प्लस बी एन जाएगा, और ये 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो है ना, अभी मेरे को मालूम है कि n स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ठीक है। तो अगर मैं a और b मुझे मिल जाएंगे और मुझे n दिया होगा तो मैं x निकाल सकता हूँ। अगर मुझे a और b मिल जाए और मुझे n दिया रहेगा तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो a और b मिलेंगे कैसे, अभी ये क्वेश्चन है। a और b क्या है गाइस, आप देख पा रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज n स्क्वायर। अभी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर n स्क्वायर है, यानी कि a एंड b पक्का क्या है, n स्क्वायर के क्या है, फैक्टर्स हैं। a एंड b आर फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर, है ना। मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर देते हैं, तो दोनों नंबर उस बड़े नंबर के फैक्टर्स हुए ना। आप समझ पा रहे हैं, मैं इस तरह समझाना चाह रहा हूँ। 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 भी 6 का फैक्टर और 2 भी तो 6 का फैक्टर है ना। वैसे ही a और b पक्का n स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो मैं अभी मेरे पास नंबर दिया हुआ है 11, तो 11 स्क्वायर कितना होता है 121। तो 121 के फैक्टर्स गिना दीजिए मुझे। तो 121 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं गाइस, 1 11 और 121, सही बात है ना। तो मेरे पास 1 11 एंड 121 ये वैल्यूज आ गए आपके फैक्टर्स की। तो आपके a और b इन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगे। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार अब मैं n स्क्वायर लाना है इज इक्वल टू ए बी और ये सब मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं x एंड y निकालने की कोशिश करता हूँ इसी के थ्रू, जो भी मैंने यहाँ पे सोचा है। ओके, नाउ मेरे पास है, अगर मैं n स्क्वायर, मतलब मैं अगर a 1 है और ये कितना है 11 है और ये 121 है, तो a 1 है तो b कितना होना चाहिए फिर, ऑफ कोर्स 121, है ना, बिकॉज 1 इंटू 121 ही तो 121 बनेगा। वैसे a 11 तो दूसरा b भी कितना होगा 11 होगा। अगर a 121 है तो b कितना हो जाएगा 1,
क्योंकि हमें ये श्योर नहीं है ना कि हमें ये पता है कि a इंटू बी, हमें ये पता है कि a इंटू बी इज 121, ये पता है, बट a 1 है या b 121 है या a 121 है या फिर b 1 है, हमें ये नहीं पता ना। इट कुड बी 1 121 और 121 1 या फिर 11 11 ना, सही बात है। तो ये आपके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b बन गए। तो अगर a मान लीजिए 1 है तो n कितना दिया हुआ मुझे 11, तो 1 प्लस 11 कितना हो जाएगा 12, तो उस हिसाब से x कितना बन जाएगा 12। और जब x 12 है और b जब मैंने 121 ले लिया तो 121 प्लस 11 कितना हो जाएगा अपने पास 132। सो जब b 121 है तो y कितना हो जाएगा 132। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं गाइस 1/12 प्लस 1/132 इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, वो चेक हो जाएगा। तो मैं मिटा रहा हूँ गाइस क्योंकि मैंने ना ये ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली आप फिर से सोल्यूशन लिख देता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर, तो कितने सॉल्यूशंस आए थे आप देखिए ना, मैं फिर से आपको गिना देता हूँ। सो 121 इज इक्वल टू 1 इंटू 121 और 11 इंटू 11 और 121 इंटू 1, यस और नो। तो कितने सॉल्यूशंस आए गाइस, 3 सॉल्यूशंस आए। सो 3 सॉल्यूशंस आए और 121 यानी कि एन स्क्वायर, जो मेरा एन था यहाँ पे, उस 11 स्क्वायर के फैक्टर्स भी तो 3 ही थे, 1 11 और 121। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बट अगर नहीं आता तो इसलिए मैंने आपको एक रिवीजन क्लास में भी ये पॉइंट उठा दिया कि 11 स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप इट इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, देन विल कम बैक। आई होप सबने ये वीडियो को पॉज करके देखा होगा, क्वेश्चंस ट्राई किया होगा। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो है एक्सप्रेशन 1/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/29, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि उसने ये एक्सप्रेशन ऐसे डाल दिया, उसके साथ ये लिख दिया x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 लिख दिया यार। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो इसको ना, इस इक्वेशन को देखते दिमाग में आता है कि लेट्स ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 3x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/29, है ना। अभी इसको आप प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखेंगे, इसको और अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज एक्स वाई माइनस 87x माइनस 29y इज इक्वल टू 0, सही बात है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेट मी टेक x कॉमन, सो दिस विल बी y माइनस 87 माइनस 29। अभी यहाँ पे y, तो मैं y माइनस 87 लिख देता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो सिर्फ माइनस 29 टाइम्स y मिलेगा, और जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो माइनस 29 टाइम्स y प्लस 29 टाइम्स 87 भी मिलेगा। तो वो तो अपने पास एक्सप्रेशन में है नहीं, तो उसको एडजस्ट कर देता हूँ राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा 29 टाइम्स 87। ठीक है, सो बाकी इक्वेशन ठीक है यार। तो दिस इज x माइनस 29 टाइम्स y माइनस 87 इज इक्वल टू 29 टाइम्स 87। बहुत ही सिंपल केस हो गया ना। आप जानते हैं 29 टाइम्स 87 इज बेसिकली 29 स्क्वायर टाइम्स 3 होता है ना। 87 क्या होता है, 29 टाइम्स 3। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी मेरे को ना अगर उसने सीधा पूछ लिया होता कि यार नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, अभी तो मेरे को उसने क्या पूछा है, इंटीजर सॉल्यूशंस ना, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कैसे निकालें, तो ऑफ कोर्स यार मैं ना यहाँ पे ना इसी नंबर को तोड़ूंगा, ऐसे लिखूंगा 1 इंटू, यहाँ 1 रखूंगा और यहाँ लिखूंगा 29 स्क्वायर टाइम्स 3। ठीक है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर विच इज इवेंचुअली दिस ना, एक ही बात है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर, ये दोनों जो हैं इस नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 29 स्क्वायर टाइम्स 3 भी है,
या फिर यहाँ 3 आ जाए और यहाँ पे 29 स्क्वायर आ जाए, है ना, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 29 स्क्वायर आ जाए, या फिर यहाँ 29 स्क्वायर आ जाए, या फिर यहाँ 3 आ जाए, और भी मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं। तो बेसिकली तो कुछ ना कुछ, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल x माइनस 29 जब 1 होगा तो x क्या बन जाएगा 30, y माइनस 87 इज इक्वल टू दिस होगा तो y वुड बी इक्वल टू 87 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा ना x और y में, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे x माइनस 29 जब 3 है तो x कुछ ना कुछ आ जाएगा, y माइनस 87 जब 29 स्क्वायर है तो y कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो x और y हमेशा पॉजिटिव ही बनेंगे। तो हमको क्या करना है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देने। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 29 स्क्वायर टाइम्स 3 कितने होते हैं, आप जानते हैं पावर प्लस वन यानी कि 3 टाइम्स 2 यानी कि 6 फैक्टर्स हो गए ना। 6 फैक्टर्स में आप एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x एंड y दे बोथ आर पॉजिटिव, है ना। जितने भी अपने फैक्टर्स में तोड़ेंगे ना, हमेशा कुछ ना कुछ x एंड y दोनों क्या आ रहे हैं, इस दोनों x एंड y क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू आपने 29 रख दी, इसकी वैल्यू आपने 87 रख दी, इस पूरे ब्रैकेट की, आई एम नॉट सेइंग x की वैल्यू 29 रखनी है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अगर 29 रखी है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अगर 87 रखी है, तो कुछ ना कुछ x और y मिल रहा है, x हमेशा और y हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है ना। तो 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन में तो सिर्फ इसने ये कहा है कि वेयर x इज पॉजिटिव, सिर्फ x पॉजिटिव चाहिए, यानी कि ये तो चाहिए शायद कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव हो रहा हो। मैं क्या कह रहा हूं, शायद कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे x तो पॉजिटिव है लेकिन मे बी y नेगेटिव हो रहा हो, ठीक है। तो मैं नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं। सो नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की तरफ कैसे बढ़ेंगे गाइस, तो अपने पास प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम यही था कि 80 x माइनस 29 टाइम्स y माइनस 87 इज इक्वल टू 29 टाइम्स 87 ना, इतना ही था अपने पास। तो अभी इसको कैसे ब्रेक करना, तो बेसिकली इन दो नंबर का प्रोडक्ट, इन दो नंबर का प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, बस ये बनना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या गाइस, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस इज -1 एंड दिस इज -29 स्क्वायर टाइम्स 3। ऑब्वियसली ना, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा ना ये वाला नंबर, तो मैं नेगेटिव में भी ले सकता हूँ। अब मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे -1 लिया तो मैं उल्टा पुल्टा भी कर सकता था, मतलब मैं इसकी वैल्यू -29 स्क्वायर टाइम्स 3 और इसकी वैल्यू -1 रख सकता, मतलब इधर 29 स्क्वायर -3 रखो और इधर जो है -1 रख दो, ठीक है। लेकिन यार जब मैंने इस ब्रैकेट की वैल्यू -1 रखी तो x क्या मिल रहा है, अब सोचिए ना, x माइनस 29 अगर -1 है तो x क्या बन रहा है, -1 प्लस 29 ना, यानी कि x क्या बन रहा है 28 विच इज पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे y क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये -29 स्क्वायर टाइम्स 3 बहुत बड़ा नेगेटिव होता है ना, उसमें आप उधर जाके प्लस 87 भी करेंगे तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। तो x क्या बन रहा है, हमेशा पॉजिटिव बन रहा है जब यहाँ पे -1 रख रहे हैं। उसी तरह से कहना है कि -3, कहना है कि इस ब्रैकेट को है ना, ऐसे एक तरीके सोच रहा हूं मैं, कैन आई कीप दिस ब्रैकेट एज -3 एंड दिस वुड बी -29 स्क्वायर। आप सोचिए जब ये पूरा ब्रैकेट x माइनस 29 -3 है तो x क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन क्या मैं x माइनस 29 स्क्वायर -29 स्क्वायर रख सकता हूं, अगर मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू सोचिए ना, x माइनस 29 की वैल्यू अगर मैं -29 स्क्वायर रखता हूँ तो ये -29 वहाँ जाके क्या बनेगा, +29, तो -29 स्क्वायर +29, तो ये तो ऑफकोर्स नेगेटिव बनेगा ना, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव है। तो ऑफकोर्स मुझे ना एक सामने एक ऐसा नेगेटिव रखना है, ऐसा नेगेटिव फैक्टर रखना है जिससे कि ये हो जाए कि यार वो मैग्नीट्यूड वाइज इस नंबर से छोटा हो, 29 से छोटा हो। जैसे कि हमने पहले क्या रखा, -1 रखा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, -3 रख दो, ठीक है। इसी नंबर्स को तोड़ना है और इसके नंबर्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो आप नेगेटिव रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि इवेंचुअली x पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो मैंने -1 रखा तभी भी x पॉजिटिव बन रहा है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू -1 रखी तो x पॉजिटिव बन रहा है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू -3 रखी तो भी पॉजिटिव बन रहा है। और कोई तरीके से और कोई फैक्टर तोड़ सकते हैं क्या जो -29 से छोटा हो मैग्नीट्यूड वाइज, नहीं ना, कोई और फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि 29, क्योंकि 3-4 ही फैक्टर्स, 6 ही फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, कौन से फैक्टर्स हैं,
1, 2 तो है नहीं, 3, 29, 87, 29 स्क्वायर 87, मतलब यही मिल रहे हैं, ठीक है, और कोई फैक्टर है नहीं। तो मतलब ये दो नेगेटिव और ले सकता हूँ, इन दो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आपके फैक्टर्स में भी आपको x पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या मिल रहा था, पहले 6 सॉल्यूशंस कौन से थे जिसमें x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं। इन दो सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है, x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, क्योंकि हमको यही तो कहा था कि x पॉजिटिव चाहिए, हमको ये थोड़ी कहा था कि y के साथ क्या हो, y पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या बन गया, 6 और ये 2 और, यानी कि टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 8, एंड दैट वुड बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी कि उसको लेना देना नहीं है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो कह रहा है कितने इंटीजर सॉल्यूशंस है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, यू नो द स्ट्रक्चर नाउ, यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी हैड पॉज द वीडियो। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ। सो प्रोसेस वही है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वीव गॉट कितना हो गया, 7y माइनस 3x डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 1/4। इसका आपको मैं एक और शॉर्टकट भी बता चुका हूँ, मैं फिर से रिमाइंड करा दूंगा, बट फिलहाल पहले ये प्रोसेस देख लीजिए। सो xy माइनस 28y प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस वुड बी x माइनस 28 प्लस 12 टाइम्स x माइनस 28 इज इक्वल टू, क्या रखूँ मैं, अभी देखिए प्लस 12x तो हो गई, तो इधर में मुझे 12 टाइम्स माइनस 28 रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या ब्रैकेट बन जाएगा, दिस इज x माइनस 28 टाइम्स y प्लस 12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स माइनस 28, है ना। ओके, नाउ यू ब्रेक इट अप, इसको आप x माइनस 28 टाइम्स वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स माइनस 28, आप इसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो अभी यार मेरे को नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, तो बेसिकली मैं इसी को ब्रेक करूंगा। अब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है, तो मैं आई ट्राई टू फैक्टराइज दिस। सो 12 इज व्हाट 2 स्क्वायर इंटू 3, 28 इज व्हाट 2 स्क्वायर इंटू 7, सो 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 7, है ना। सो दिस इज हाउ मच गाइस। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए इसके, 5, 2 टाइम्स 2, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग इट। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो किसके फैक्टर्स हुए पता है, 12 टाइम्स 28 के। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यार इसके सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सॉल्यूशंस आप जैसे कि अगर मैं छोटा सा नंबर लूँ, इसका फैक्टर है ना 4 टाइम्स, इधर हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स 28, ये ले सकते हैं ना, क्योंकि 12 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 टाइम्स 3 में, ये वाले फैक्टर्स ले सकते हैं। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस साइन की वजह से, इन दो फैक्टर्स की वजह से ना, इसके और इस फैक्टर की वजह से ना, फैक्टर्स के ना आप 4 सॉल्यूशंस बना सकते हो सिर्फ इस माइनस साइन की वजह से। क्योंकि अब देखिए 4 टाइम्स दिस, है ना, या फिर -4 और यहाँ प्लस हो जाए तभी तो वही फैक्टर बनेगा, या फिर ये वाला इधर और ये वाला इधर तभी भी सॉल्यूशन बनेगा। तो इन दो फैक्टर से आप 4 सॉल्यूशन बना पा रहे हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि कितना हो गया 20। तो 20 टाइम्स 2 यानी कि 40 सॉल्यूशंस मेरे पास बनते हैं। बट 40 सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशन हमको नहीं लेना पड़ता है, नहीं, कौन सा नहीं चलता है, बिकॉज ये -28 एंड +12 हम नहीं ले सकते ना। अगर -28 और इसको +12 रख देंगे तो x माइनस 28 इज इक्वल टू -28, तो x क्या बन जाएगा 0, एंड y प्लस 12 इज इक्वल टू +12, तो y भी क्या बन जाएगा 0, एंड x एंड y 0 नहीं हो सकते बिकॉज वो डिनोमिनेटर्स में है, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरे पास 40 सॉल्यूशंस तो आएंगे, लेकिन 40 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 सॉल्यूशंस, एंड दैट वुड बी योर राइट आंसर। आई होप इट इज करेक्ट गाइस, ठीक है। सो मैं फिर से इसी क्वेश्चन में आपका ध्यान आकर्षित कर देता हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके करेंगे आप। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास है 4, 7 एंड 3 ना। तो जब आपके पास याद है आपको वो सब होता था, सिर्फ ये वाला केस, जब ये वाला केस होता था, मैं क्या बोलता था 11 स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ना, जब यहाँ पे 1 1 हुआ करता था, तो 11 आप ऐसे समझ लीजिए 11 स्क्वायर इंटू 1 और बीच में प्लस साइन लगा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा
4 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3, और पूरे के साथ एक माइनस साइन लगा दो क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा है। सो 4 स्क्वायर क्या होता है बेसिकली 2 टू द पावर ऑफ 4 ना, इंटू 3 इंटू 7 है ना, 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 7। तो इसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स इंटू 2 माइनस 1, इसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। अब मैं इस पे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये मेरे से पूछा होता है ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3 है ना, उसका इंटू 2, ट्वाइस द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, -1 वुड बी योर आंसर। ठीक है, जो कि हमारा आंसर फिलहाल कितना है, 39। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। लेट्स टू गेट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है बिकॉज सामने एक ऑड नंबर, आपको मैं प्रोसेस समझा चुका हूँ इसका, फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। पहले यू ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन। How many positive integer values of x and y satisfy the equation? Positive integer values. So मेरे पास अभी क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप जानते हैं गाइस, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 21 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 21 को ब्रेक करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो 21 1 7 3 3 7 1 21 ये सब चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट 21 चाहिए, तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं सर -1 -21, ये भी ठीक है, -7 -3 ये भी सब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। तो मैं पहले इन पे ध्यान देता हूँ आपका। तो अभी जैसे ये मान लीजिए -1 है और ये -21 है, तो x माइनस वाई जब -1 है और x प्लस वाई -21 है, सॉल्व करेंगे तो 2x क्या बनेगा, -22, और x क्या बन जाएगा, -11, जो कि नेगेटिव हो जाएगा ना, राइट, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यार ये नेगेटिव वैल्यूज मुझे नहीं लेने। ठीक है भाई, चलो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो मैं हटा रहा हूँ आपके लिए। अब मैंने सोचा कि चलो ब्रेक करना है पॉजिटिव फैक्टर्स के टर्म्स में, तो 21 1 7 3 3 7 1 21 ये सब चलेगा। बट मैं देखता हूँ कि अगर मैं x माइनस वाई 21 लेता हूँ और x प्लस वाई 1 लेता हूँ, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या ले रहा था, x माइनस वाई 21, x माइनस वाई 21 और x प्लस वाई 1, तो ये कैंसिल हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 22। ठीक है, और x कितना हो गया, 11, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो अगर x 11 है तो x 11 है, तो ये 11 रख दूंगा मैं, तो y कितना हो जाएगा, 1 माइनस 11 यानी कि -10, जो कि नेगेटिव आ गया ना, मुझे नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, यानी कि दोनों x एंड y पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये वाला केस मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बट आपको अभी लॉजिकल इसका एस्पेक्ट समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ, तो ये भी कह सकता हूँ ना यार कि जो अगर मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा सम से छोटा ही होगा ना। The difference between any two positive integers would always be less than the sum. तो यार यहाँ पे अगर ब्रेक करना भी है, तो 21 1 को आप इसको ऐसे मत ब्रेक कीजिए एज 21 1, द ओनली वे यू कैन ब्रेक इट अप एज 1 एंड 21। आप 7 3 में ब्रेक कर सकते हैं, बट द ओनली वे यू कैन ब्रेक इट अप नाउ एज 3 7। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नॉट इन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, सो कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 1 का, और यहाँ x माइनस वाई 1 और x प्लस वाई 21 3 7। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। तो ये दो ही सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस में, तो इसके लिए जनरल हम लोगों ने क्या तरीका बना लिया था, उसके लिए हम लोग जनरल तरीका ये बना लिया था कि अगर मेरे पास सामने ऐसा कुछ केस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मेरे से पूछ लिया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, तो उसके लिए आपको मैंने शॉर्टकट यहाँ पे समझा भी दिया, फिर भी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, जो भी सामने n है ना, बाय 2। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए,
ठीक है। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बाई 2। तो जितने भी फैक्टर्स हैं 21 के, उसके फैक्टर, जैसे कि 21 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 21 खुद, 7, 3 एंड 1, ठीक है। तो 21 1 एंड 7 3, यही दो आपको पेयर्स में आप स्प्लिट कर सकते हैं अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। हाँ, अगर मुझे इंटीजर सॉल्यूशंस पूछा होता तो मैं क्या करता, अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है ना कि यार अब अभी आप 1 21 21 1 3 7 या फिर -1 -21 -21 -1 सब कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n टाइम्स 2, दैट वुड बी योर केस। आर यू गेस गेटिंग? अगर मेरे से उसने पूछ लिया नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, क्योंकि तब नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस में तो सब चलेगा ना, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ी चलेगा कि यार इट हैज़ टू बी क्या कहते हैं 21 1 या 121, सिर्फ वही नहीं ना, आपको सिर्फ अभी क्या चाहिए, प्रोडक्ट 21 होना चाहिए। तो आप सब केसेस ले सकते हैं। मतलब अगर आप सोचें कि इस पेयर का 121 और 21 के कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, तो 121 21 1 -1 -21 और -21 -1, इससे आपको सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तो इन दो फैक्टर से 4 सॉल्यूशंस बन रहे हैं, तो 2 से 4, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इनटू 2 आप कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, अगर आपको इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बट आप ध्यान रखिएगा सामने मेरे पास नंबर है 21, ठीक है, जो कि होता है एक ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर के केस में आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं। आई होप इट इज करेक्ट गाइस। तो आपके इवन नंबर के केस में आपको क्या करना है, आपको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में, बट ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो इंटीग्रल वैल्यूज आ गया, तो वही क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए थे इसके, 4, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 8। इस पे आते हैं, द हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन x² - y² इज इक्वल टू 46। अब सामने मेरे एक इवन नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा किस्सा, जब इवन नंबर होगा थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, ठीक है। तो टीडीएस कैसे है पहले समझ लेते हैं। तो x - y टाइम्स x + y इज इक्वल टू 46 है। बात तो वैसी ही जैसे अभी पहले 21 में किया था, वही 46 में भी बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज सम इवन नंबर, 46 है ना। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट इवन आने के लिए 2 केसेस बना सकते हैं, क्योंकि यार जब सामने ऑड नंबर था तो एक ही केस बन सकता था ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑड होगा तो एक ही केस बन सकता था। तो वो क्या है कि यार ऑड इंटू ऑड ही तो ऑड हो सकता है, ऑड इंटू इवन क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, और इवन इंटू इवन भी क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। यानी कि अगर प्रोडक्ट इवन चाहिए तो मेरे पास 2 केसेस बनते हैं, जबकि ऑड प्रोडक्ट के लिए मेरे पास एक इकलौता केस ये वाला है, ठीक है। ऑड इंटू ऑड इज ऑड। तो यहाँ पे मेरे पास सामने एक 46 यानी कि एक इवन नंबर रखा है, तो ये दोनों नंबर में से कोई एक ऑड होगा और एक इवन होगा, या फिर एक पहला वाला, या दोनों इवन होंगे, है ना। तो अगर मैं केस लेता हूँ कि मान लीजिए ये इवन और ये वाला ऑड, फॉर एग्जाम्पल, तो x - y इज इवन और x + y इज ऑड, तो व्हेन यू ऐड इट अप तो ये कैंसिल आउट होगा। सो 2x इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड होता है ऑड। लेकिन यार 2x है इवन नंबर, सामने इज इक्वल टू ऑड नंबर रखा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना गाइस। मतलब x कभी भी इंटीजर नहीं बनेगा ऑब्वियसली। आप ये मत सोचिए कि x - y इवन रखा, अगर x - y ऑड और x + y इवन रखते तो भी तो यही कहानी बनती ना। तो यानी कि मेरे पास अगर सामने इवन नंबर है तो इन दोनों को मुझे स्प्लिट करना है, जैसे कि 46 के फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, तो मैं ऐसे 1 × 46 नहीं कर सकता ना, 1 क्योंकि ऑड नंबर है और 46 क्योंकि इवन नंबर है, तो 1 × 46 नहीं कर सकता, क्योंकि इवन इंटू ऑड से सोल्यूशन इंटीजर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओनली वे यू कैन स्प्लिट इट अप, लेट्स ट्राई टू सी कि अगर ये इवन है और ये दूसरा वाला भी इवन बन जाए, है ना। अगर मैं कहूँ कि ये वाला भी इवन होता अगर, है ना, इफ दिस ऑल्सो हैड बीन इवन, तो आप चेक कर सकते हैं कि यार x - y इवन है और x + y भी इवन है, तो ये कैंसिल आउट होगा और ये क्या बन जाएगा 2x, और 2x इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। सो 2x इवन है तो ये
परफेक्ट, आपको x इंटीजर आने वाला है, तो यानी कि इवन और इवन में ही स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने बड़ा ध्यान रखना है 46, ऑल्दो आप इवन नंबर रखा है। प्रीवियस केस में हमें टेंशन नहीं था कि 21 को कैसे भी स्प्लिट करो यार, 21 को कैसे भी स्प्लिट करो, यू कैन राइट इट एज 3 7 7 3 21 1 21 कैसे भी स्प्लिट करो। बट यहाँ पे टेंशन है क्योंकि आप सामने एक इवन नंबर लिया है, तो बोथ शुड बी इवन, एक भी और दोनों में से कोई एक ऑड है तो सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और अच्छे से विचार करें, अगर ध्यान दें तो अगर ये इवन नंबर है यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, और ये इवन नंबर है यानी कि ये भी 2 का मल्टीपल है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस 4k स्क्वायर टाइप ना, k क्यों लेना, मतलब a b ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो। सो 2, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल, तो 4ab बन जाएगा ना। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल बन जाएगा, मतलब सामने जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना ही चाहिए ना। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है लेकिन इवन नंबर है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका कभी भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। सो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में, नन, नो सॉल्यूशंस, नो इंटीजर सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि सामने इवन नंबर तो है चलेगा, बट वो 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये 2 का मल्टीपल होगा, ये भी 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि प्रोडक्ट 4 का मल्टीपल होना चाहिए ना। सोचिए जो दो 2 के मल्टीपल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो क्योंकि सामने मैंने 46 रखा है इसलिए आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, नन ऑफ द वैल्यूज वुड गिव अस द इंटीजर सॉल्यूशंस फॉर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। अब मेरे पास है सामने 72, जल्दी से अपना मैथमेटिक्स चेक कर सकते हैं कि अरे सामने 72 रखा है, इवन नंबर है, तो क्या ये 4 का मल्टीपल है, हाँ 4 का मल्टीपल है, यानी कि सोल्यूशन डेफिनेटली आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इस सोल्यूशन, तरीका वही है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। 72, तो मैं इसका 4 जो है वो पहले से सेपरेट कर दूंगा, तो 4 टाइम्स 18 है ना इज 72 है ना। तो मैं इसका जो 4 है वो सेपरेट में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इंश्योर करना है कि ये दोनों नंबर इवन नंबर हो, है ना। तो मैं इस 4 का एक 2 यहां डाल देता हूं, है ना, और एक 2 यहां डाल देता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, इसमें एक 2 है और x प्लस वाई में भी एक 2 है और इक्वल टू 18 हो, मतलब इसके अंदर एक 2 बचा हुआ है, ठीक है। इसमें एक 2 ऐसे रखा हुआ आपने, इस 4 को ऐसे स्प्लिट कर दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मेरे पास बचा क्या पार्ट है, 18। अब यार 18 जो है, हमें इस टाइम पे 18 की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 18 को कैसे स्प्लिट करना है। आप 18 को 18 1 1 18 3 6 6 3 कैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यार जब मैंने मान लीजिए 18 और 1 में स्प्लिट किया, तो अगर ये 18 यहाँ गया फॉर एग्जाम्पल, तो 18 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 36, और ये 1 जब यहाँ जाएगा तो 1 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 2, तो 36 टाइम्स 2 क्या होता है 72। मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स में एक 2 2 आपने रखा है, और 18 और 1 जैसे ही उसमें डलेंगे तो दोनों नंबर वो जो 2 2 रखे उन दोनों को क्या बना देंगे, इवन इवन बना देंगे, ठीक है। देन आई डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि जो बचा हुआ नंबर है उसको भी आपने कैसे स्प्लिट करना है। तो जो जेनरिक तरीका है वो यहाँ पे डायरेक्टली लग जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या करना शुरू कर देंगे, इस 18 को स्प्लिट करना शुरू कर दीजिए। सो नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन स्प्लिट और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 इंटू 2 कर सकते हैं, अगर मेरे से इंटीजर सोल्यूशंस पूछ लिया, ठीक है। तो आपको मैं फिर से इसको हटा के रेगुलर जो अप्रोच है वो क्या बता देता हूँ। जैसे कि नंबर सामने इवन नंबर है, तो आप हमेशा इसको पहले जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो बचा नंबर क्या 18, ठीक है। अभी 18 मतलब 4 सेपरेट करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसी को आप जो रेगुलर ऑड वाले केस में जो केसेस कर रहे थे ना, वही केस आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो अगर मैंने आपसे पूछा होता कि इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस क्या होते, तो आप क्या बोलते, जो आपने यहाँ कहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n बाई 2, बट यहाँ पे n क्या बन जाएगा, नॉट 72 आपका n नहीं होगा, इट वुड बी 18, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 बाई 2। वहीं पे नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 इंटू 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होता है, 3 स्क्वायर इंटू 2 विच इज 3 इंटू 2 6 है ना। तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे इस एक्सप्रेशन के। तो करना क्या है, सामने अगर इवन नंबर है तो पहले चेक कीजिए कि क्या वो 4 का मल्टीपल है। जैसे अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि नो इंटीजर सॉल्यूशंस। अगर 4 का मल्टीपल है तो आप क्या करिए,
4 हटा दीजिए उसमें से, मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमेनिंग नंबर है उसको सेम ओल्ड प्रोसेस में कंप्लीट कर दीजिए। तो रिमेनिंग नंबर में आप क्या कहेंगे, तो रिमेनिंग नंबर इज, अगर मेरे से पूछ लिया नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। अगर नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस पूछ लिया तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इनटू 2। आई होप इट इज करेक्ट गाइस, ठीक है। सो आई शैल कम अप विद द नेक्स्ट क्लास ऑन अलजेब्रा रिविजन्स, ठीक है, वेयर आई विल बी डीलिंग विद पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। So you know about our channels, we discuss about every strategies here. I've launched a course on arithmetic on Plus, ठीक है, तो you can join me up there and I'm conducting all the revisions on YouTube, and this is our Telegram channel guys. अगर if you have any questions, so Deepak sir is our Telegram channel where you can post your questions and I can directly answer to those questions, ठीक है। सो ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है गाइस, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये दिस ऐप इज़ अ मस्ट ऑन योर फोन, ठीक है। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ फ्री कोर्स और स्पेशल क्लासेस के बारे में, प्लस के बारे में भी आउटलाइन बता चुका हूँ आपको, मैं बेनिफिट्स अभी मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। मैं आपको बता रहा था कि 2021 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 24 मंथ से कोर्स पिकअप कीजिए, 10% इंस्टेंट ऑफ के लिए यूज़ द कोड DJ10, ठीक है गाइस। सो प्लस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, वो तो है ही। उसके बाद जो लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि यार यहाँ पे मैं ना, वी आर नॉट द ओनली वंस हु आर प्रिपेयरिंग, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू अस। तो आप प्रिपरेशन वाइज जो है बाकी लोग, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉल आती है दैट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, वेयर हाउ डिड यू परफॉर्म एज कम्पेयर टू द अदर्स। इसलिए ये जानना स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे जानना बहुत ज़रूरी है कि वेयर आर यू, वेयर हैव यू रीच्ड एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न, ठीक है। सो लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस में बताता रहता हूँ इस कितने ज़्यादा आपको टेस्ट वहाँ पे मिल रहे हैं, उनके एनालिसिस हम लोग साथ में करेंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस गाइस, आफ्टर एवरी 3 सेशंस आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि 10 सेशन के बाद डाउट क्लियरिंग लेने का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं, ठीक है। हर 3 सेशन के बाद यू आर गेटिंग अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो CAT 2021 इफ यू टारगेटिंग 24 मंथ्स अ कोर्स, 10% ऑफ के लिए यू कैन ऑप्ट टू यूज द कोड DJ10, ठीक है। सो आई विल सी यू टुमारो, ठीक है। I'll post another video on arithmetic revision. I'm really sorry again for not being able to come live just because I'm not well, ठीक है, but I'm recovering faster, ठीक है। I'll see you soon. Thank you guys.